गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम 9वीं कक्षा की पूरक पुस्तिका संचयन भाग 1 से गिल्लू नामक पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। यह पाठ महादेवी जी वर्मा द्वारा लिखित है। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि लेखिका ने बड़े प्यार व ममता पूर्वक गिलहरी के बच्चे का उपचार किया और उसका नाम गिल्लू रखा। उसे फूल की डलिया में रहने की जगह दे दी गई और वह उसमें बैठकर झूले को झुलाता रहता और लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता और तेजी से पर्दे पर चढ़ता उसी रफ्तार से नीचे उतरता था। कुछ समय बाद लेखिका ने अपने कमरे की खिड़की की जाली का एक कोना खोलकर गिल्लू को आज़ाद कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजुई की पत्तियों में। अब जो लेखिका है वो कह रही है कि गिल्लू को न जाने ऐसी इच्छा कब से उत्पन्न हो गई कि वह मुझे हर वक्त विस्मित कर देता था, हर वक्त मुझे चौंकाता रहता था। कभी तो वह फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की सलवटों में और कभी सोनजुई की पत्तियों में। जो उसका प्रिय पुष्प था सोनजुई, उसकी पत्तियों में जाकर भी गिल्लू छिप जाया करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। लेखिका क्या कह रही है कि उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं और उनका लगाव भी ऐसा ही है जैसा वो गिल्लू से प्रेम करती है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। जो लेखिका कह रही है कि मुझे ऐसा याद नहीं है कि जो पशु पक्षी जिनका मुझसे बहुत अधिक लगाव है वो कभी मेरी थाली में खाने की मेरे साथ हिम्मत करते हों। गिल्लू इसमें अपवाद है। अपवाद मतलब ऐसा जो नियम है कि कोई पशु पक्षी मेरे साथ खाना नहीं खाते, गिल्लू उसके विरोध में है। गिल्लू ऐसा कुछ कर देता था। जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। अब लेखिका कह रही है कि बहुत सारे पशु पक्षी मेरे पास थे लेकिन किसी को हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन गिल्लू ऐसा था जो जैसे ही मैं खाना खाने बैठती, वह खिड़की से निकलकर आंगन में, आंगन से बरामदे में और फिर मेरी मेज पर पहुंच जाता और उसकी यही कोशिश रहती कि वह मेरी थाली में बैठ जाए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया। अब जो लेखिका है वो कह रही है कि जो गिल्लू है उसको मैंने बहुत मुश्किल से, बड़ी कठिनाई मतलब बहुत मुश्किल से मैंने उसको थाली के पास बैठना सिखाया, नहीं तो वो गिल्लू क्या करता, थाली के अंदर ही बैठ जाया करता था, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। जो लेखिका है वो कह रही है कि फिर वह मेरी थाली के पास बैठकर एक एक दाना चावल का उठाता और खाता रहता। और काजू जो है उसका प्रिय खाद्य मतलब प्रिय भोजन उसका काजू था। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। अगर जब गिल्लू को काजू नहीं मिलता, क्योंकि काजू उसका बहुत प्रिय खाना था, बहुत प्रिय भोजन था उसका, लेकिन जब उसको अगर काजू नहीं मिलता और दूसरी चीज़ मिल जाती तो या तो वो उसे लेता नहीं था और ले भी ले या रख भी देते थे तो वह झूले से उसे नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। अब जो लेखिका है वो बता रही हैं कि जिस वक्त हम सब साथ में रहते थे उसी बीच में मैं किसी दुर्घटना में घायल हो गई और मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। और जब मेरा दरवाज़ा कोई और खोलता था तब गिल्लू नीचे उतरता और किसी और को देखकर वह वापस अपने घोंसले में उसी तेज़ी से चला जाता। सब उसे काजू दे आते थे, क्योंकि जो लेखिका है वो बता देती थी कि गिल्लू को काजू पसंद है, तो सब उसे काजू दे आते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले।
जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मतलब उसको जो काजू है वो लेखिका के हाथ से ही खाना पसंद था, कोई और उसे काजू देता तो वह उसको नहीं खाता था या फिर बहुत कम खाता था। जो लेखिका है वो कह रही है कि जब वह अस्पताल से लौटकर उसके झूले की सफाई की तो उसमें बहुत सारे काजू उसे मिले। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। अब लेखिका है वो कह रही है कि जब मैं अस्पताल से लौटकर घर आई तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अस्वस्थ थी। तो जब वह लेटी रहती तो उस समय गिल्लू जो है उसके सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर व बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता। और जब वह हटता तो लेखिका को ऐसा लगता जैसे कोई सेविका उसके सिरहाने से हट गई है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। अब जो लेखिका है वो बता रही है कि अब समय कौन सा आ गया है, गर्मियों का समय आ गया है। तो जो गिल्लू है वो ना तो दोपहर के समय में बाहर जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था। लेखिका अपना काम करती उस समय वह गर्मी से बचने के लिए उसने एक अच्छा और बिल्कुल नया उपाय खोज निकाला। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप रहता और ठंडक में भी रहता था। लेखिका के पास बैठा रहता और कहाँ लेटा रहता, सुराही पर, ताकि उसको ठंडक भी मिलती रहे और लेखिका का सामीप्य भी वो प्राप्त करता रहे। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। अब जो लेखिका है वो बता रही हैं कि जो गिलहरियां हैं उनके जीवन की जो अवधि है, उनकी जो समय अवधि है, उनके जीवन का जो काल है वो 2 वर्ष का होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ ना खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया। जो गिलहरियों का जीवन है वो 2 वर्ष का होता है, इसलिए अब गिल्लू भी है जो कितने वर्ष का हो गया है, 2 वर्ष का हो गया है। उसके जीवन की अंतिम यात्रा, अंत समय उसका आ गया है। उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया और ना ही घर से बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से अंत की यातना मतलब अंत समय में जो उसको कष्ट महसूस हो रहा था उसमें वह अपने झूले से उतरकर कहाँ आ गया, मेरे बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। जिस वक्त महादेवी वर्मा ने मतलब लेखिका ने गिल्लू को मरने की अवस्था में गमलों के बीच से निकाला था, घायल अवस्था में निकाला था, जब उस गिलहरी ने उनकी वही उंगलियां पकड़ी, उन्हीं पंजों से वही उंगलियां पकड़ी जो आज उसने पकड़ रखी है। उस मरणासन स्थिति में मतलब मरने की जो स्थिति थी, उसकी मृत्यु के निकट की जो स्थिति थी, उसमें जो उंगलियां पकड़ी थी आज भी वही उंगलियां वो पकड़कर बैठा है। और उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। अब जैसे ही गिल्लू ने लेखिका की उंगलियां पकड़ी तो उसे बहुत ठंडा लगा, तो उन्होंने उठकर हीटर जलाया और उसे गर्मी प्रदान की। उष्णता मतलब गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। प्रभात मतलब सुबह की, प्रथम किरण के स्पर्श मतलब प्रथम जो सुबह की सूर्य की जो पहली किरण है उसके छूने के साथ ही वह किसी और नए जीवन में जागने के लिए सो गया था, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। अब जो लेखिका है वो बता रही हैं कि गिल्लू के जाने के बाद उन्होंने उसका झूला उतार दिया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी, परंतु जो नई नई गिलहरियों की पीढ़ियां हैं वो गिलहरी उस जाली के पास आकर चिक चिक भी करती है और सोन जूही में बसंत आता रहता है, मतलब हर बार नए फूल खिलते रहते हैं, हरियाली छाई रहती है।
सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। अब जो लेखिका है वो बता रही है कि उन्होंने क्या किया, सोन जूही की जो लता थी, मतलब जो बेल है, उसके नीचे उनको समाधि दी गई। क्यों दी गई? इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। अब जो ये समाधि, मतलब उसको वहाँ गाड़ दिया गया, समाधि देना मतलब उसको वहाँ पर गाड़ दिया गया। मृत्यु के बाद जब हम किसी को गाड़ देते हैं तो उसको वहाँ पर गाड़ दिया गया। क्यों गाड़ा? क्योंकि वो लता उसको बहुत अधिक प्रिय थी। और इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी बसंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। और लेखिका कह रही हैं कि एक कारण तो ये था कि उसको वह लता बहुत अधिक प्रिय थी, और दूसरा ऐसा कि वो छोटा सा नन्हा जीव कभी बसंत के दिन में सोन जूही के पुष्प के रूप में खिल जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, और उससे मुझे संतोष मिलेगा, उससे मुझे तृप्ति मिलेगी। अब हमने देखा कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा ने पशुओं के प्रति प्रेम भाव को उजागर किया है, और पशुओं में भी जो संवेदनाएं होती हैं, अगर वह मानव के प्रति प्रेम को दर्शाता है या मानव के प्रति प्रेम को देखता है, तो वह उसको अच्छे से पहचान जाता है और समझता है कि किस प्रकार से मनुष्य इंसान हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो वह भी हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें पशुओं के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।